हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सुकरात के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्लेटो के जीवन परिचय, उनके जीवन पर सुकरात का प्रभाव, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और प्लेटो का जो मुख्य न्याय का सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो उनका शिक्षा सिद्धांत है, साम्यवाद का सिद्धांत है और आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत है वो इससे अगली वीडियो में करेंगे हम। तो चलो देखते हैं प्लेटो। प्लेटो एक यूनानी प्रभावशाली दार्शनिक थे। उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था और उनका नाम एरिस्टोक्लीज था। वो एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट व्यक्ति थे और उनके चौड़े कंधे होने के कारण ही उन्हें प्लेटो या अफलातून कहा जाने लगा। उन्होंने एक वीर सैनिक के रूप में भी ख्याति अर्जित की, लेकिन उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव सुकरात की तर्क विद्या का पड़ा। वो सुकरात की तर्क विद्या से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सुकरात के अंतिम समय तक वो उनके साथ रहे। सुकरात के अंतिम समय तक ही वो उनके साथ रहे। जब तक सुकरात को मृत्युदंड दिया गया तब तक वो उनके साथ ही थे। सुकरात की मृत्यु के बाद उन्होंने कई वर्षों तक यूनान, मिस्र, इटली की यात्रा की, वहाँ की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि वो भारत भी आए थे, जहाँ उन्होंने वेदांत की शिक्षा प्राप्त की। उनके न्याय के संबंध में जो विचार है ना, वो हमारे जो धर्म के संबंध में प्राचीन भारतीय विचारक थे उनके चिंतन से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यानी कि वो नैतिकता, हमारे भारतीय धर्म में क्या है, नैतिकता को सर्वोपरि माना गया है। उसी तरह से प्लेटो भी नैतिकता को न्याय से अलग नहीं करते। इसी तरह से कुछ विद्वान मानते हैं कि वो भारत भी आए थे। अपनी विदेश यात्राओं से लौटकर प्लेटो ने एक मुख्य एकेडमी की स्थापना की, जहाँ पर जिस एकेडमी में बहुत से विद्वान पैदा किए। यानी कि उस एकेडमी में बहुत से विद्वान, अरस्तु जैसे महान दार्शनिक इसी अकादमी की देन है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को साकार रूप देने के लिए आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की है। इसका विवरण उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक में दिया है। इससे यह विश्वास व्यक्त किया कि उनका मानना था कि समाज का उद्धार तभी हो सकता है जब शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथों में दे दी जाए। यानी कि वो ऐसा शासक चाहते थे जो कि दार्शनिक हो। उन्होंने कई कृतियाँ लिखी, जैसे कि द रिपब्लिक में उन्होंने आदर्शवादी राज्य की स्थापना करने की सोची, लेकिन जो उनकी बाद की कृतियाँ थी द लॉज, द स्टेट्समैन, उसमें उन्होंने यथार्थ को साथ में जोड़ा। उन्होंने इसमें कहा कि आदर्शवादी राज्य केवल हम सोच सकते हैं, लेकिन आदर्शवादी राज्य की स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आदर्शवादी राज्य की स्थापना दार्शनिकों का शासन स्थापित होगा। और ऐसा कोई दार्शनिक हमें मिलेगा ही नहीं जो कि बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी हो। तो इस पर वो आदर्शवादी राज्य की स्थापना का ऐसा राज्य चाहते थे जो कि कानूनों का शासन हो। यानी कि रिपब्लिक में वो क्या चाहते थे, आदर्शवादी राज्य की स्थापना करना, लेकिन द लॉज, द स्टेट्समैन में उन्होंने कानून के शासन, यानी कि जिस राज्य में कानून का शासन होगा वही राज्य आदर्शवादी राज्य होगा। अब देखते हैं उनके पर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा, सुकरात से किस तरह से प्रभावित थे। प्लेटो के चिंतन पर सुकरात की तर्क की गहरी छाप देखने को मिलती है। प्लेटो सुकरात के अपनी युवावस्था से ही सुकरात के संपर्क में आ गए थे। जो रिपब्लिक की उन्होंने रचना की है रसवाद शैली में, और इसमें जो पात्र हैं वो मुख्य रूप से सुकरात ही है। जो रिपब्लिक की शुरुआत होती है वो सुकरात और जो अन्य विद्वान हैं उनके तर्क वितर्क से होती है। शुरू में सुकरात प्रश्न पूछते हैं कि न्याय क्या है। इस बारे में सेफोलस कहते हैं कि न्याय सत्य बोलना ही न्याय है, कि न्याय है सत्य बोलना।
तो वो सुकरात इन अपने तर्क वितर्कों से उनके इन न्याय के संबंधी जो उन्होंने उत्तर दिए उनको गलत साबित करते हैं। इसी तरह से और विद्वानों के उत्तरों को भी वो गलत साबित करते हैं। सुकरात से जो पहले के दार्शनिक थे वो बाह्य जगत यानी कि भौतिक तत्वों के अन्वेषण यानी कि वो खोज भौतिक तत्वों की खोज के बारे में ज़्यादा लिखते थे, लेकिन सुकरात ने मनुष्य के अंतर मन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि आत्मज्ञान प्राप्त करो। और सुकरात लोकतंत्र के बहुत ज़्यादा विरोधी थे, जिसका प्रभाव प्लेटो पर भी पड़ा है। वो कहते थे कि लोकतंत्र में चरित्रहीन लोग चुनाव जीत कर आते हैं और वो तर्क बुद्धि से नहीं बल्कि ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त कर लेते हैं और लालच लोभ में और अपने मनोवेगों के द्वारा ही शासन को चलाते हैं, जिससे किसी का भला नहीं होता है। तो उसने परंपरागत विश्वासों को चुनौती देकर संशयवाद को भी बढ़ाया है। सत्य का पता लगाने के लिए उसने आदर्श राज्य के दायित्वों को एक दार्शनिक के हाथों में सौंप देने की सलाह दी है। सुकरात ज्ञान और राय को अलग अलग मानते थे। प्लेटो ने भी उनकी इसी बात को आगे बढ़ाया है। प्लेटो के अनुसार राय अस्थायी वस्तु है जो कि देश काल के साथ बदल जाती है, परंतु ज्ञान स्थायी और निर्विकार है। यानी कि ज्ञान का कोई रूप नहीं होता, ज्ञान स्थायी रहता है, वो देश के काल के साथ नहीं बदलता। और जो राय है वो किसी देश में लागू होगी, किसी देश में किसी समय में लागू नहीं होगी। प्लेटो ने सद्गुण के भी दो रूप बताए हैं। एक सद्गुण होता है जो कि राय पर आधारित होता है, दूसरा सद्गुण होता है जो कि ज्ञान पर आधारित होता है। जो राय पर आधारित सद्गुण है वो सद्गुण नैतिकता के रूप में व्यक्त होता है और जो कि देश काल के साथ बदल जाती है, परंतु ज्ञान पर आधारित सद्गुण शाश्वत और चिरंतन है। प्लेटो ने अपनी रचना में सुकरात की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। अब द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है? कई विचारों को एक साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो जो वहाँ पर दार्शनिक या विचारक होते हैं एक दूसरे के मत को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और इस गलत साबित करने की कोशिश में वो जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें ऊपर उठाते रहते हैं और जो गलत चीज़ें होती हैं वो उनकी ख़त्म हो जाती है। यानी कि एक दूसरे की बातों में जो उन्हें गलत चीज़ें होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से जो विचार निकल कर आता है वो सत्य का अंश रह जाता है, यानी कि असत्य को नष्ट कर दिया जाता है और सत्य का अंश रह जाता है। तो सुकरात की इस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्लेटो पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। प्लेटो ने अपने लेखन में इसका बहुत प्रयोग किया है। उनकी ज़्यादातर जो भी रचनाएं हैं वो स्वांत शैली में ही लिखी गई हैं और जिसमें उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। प्लेटो की तरह ही उन्होंने दृष्टांतों का प्रयोग किया, यानी कि सामान्य जीवन में आने वाले दृष्टांतों को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। जैसे कि वो कहते हैं, वो तर्क देते हैं कि जब हम स्वास्थ्य के विकारों को दूर करने के लिए कुशल चिकित्सक की शरण में जाते हैं और जूता बनवाने जैसे साधारण काम के लिए अनुभवी शिल्पी के पास जाते हैं, तब राज्य के मामलों को साधारण व्यक्तियों के हाथ में सौंप देना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। इसीलिए वो एक दार्शनिक शासक को चाहते हैं कि वो शासन करे। प्लेटो की तरह, सुकरात की तरह ही प्लेटो भी आदर्श राज्य की तलाश में रहते हैं। उनका आदर्श राज्य क्या है कि वो आदर्श हो, यानी कि दार्शनिक के हाथों में शासन हो। और प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम स्वप्नदर्शी कहा जाता है। प्रथम स्वप्नदर्शी क्यों कहा जाता है कि क्योंकि वो इतना आदर्शवाद भर देते हैं जिसे लागू कर पाना संभव ही नहीं होता है। प्लेटो को राजनीति पश्चिमी परंपरा में सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार भी माना जाता है। उसने राजनीति की ऐसी समस्याओं पर विचार किया जो आज के युग में भी बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। तो सुकरात के क्या क्या प्रभाव थे? तर्क विद्या की गहरी छाप पड़ी। और क्या क्या प्रभाव थे सुकरात के? उन्होंने ज्ञान और राय में अंतर, सुकरात की तरह ही द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया और आदर्श राज्य की स्थापना और दृष्टांतों का प्रयोग भी उन्होंने सुकरात की तरह ही किया।
अब हम प्लेटो का न्याय का सिद्धांत देखते हैं। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, प्लेटो कहते हैं, प्लेटो का विश्वास है कि समाज का उद्धार तभी हो सकता है जब शासन की भागदौड़ दार्शनिक हाथों में हो और शासक स्वयं दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके दार्शनिक बन जाए। न्याय के सिद्धांत को साकार रूप देने के लिए ही आदर्श राज्य की स्थापना प्रस्तुत की थी प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत को अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में बहुत ही विस्तृत विवेचना की है, जिससे उसमें बहुत सारी शाखाओं का विकास हो गया है। यानी कि प्लेटो का जो द रिपब्लिक है वो एक पूरा का पूरा ग्रंथ है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य वही होगा जो न्याय पर आधारित होगा। न्याय को नैतिकता से अलग नहीं करते, वो नीति शास्त्र का विवेचन करते हैं, समाज शास्त्र का भी द रिपब्लिक में विवेचन करते हैं। रूसो उनके द रिपब्लिक को शिक्षा शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय दर्शन शास्त्र है। दार्शनिक राजाओं के शासन का समर्थन करने वाले प्लेटो ने दर्शन शास्त्र का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। अर्नेस्ट बार्कर द रिपब्लिक को मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास मानते हैं। प्लेटो ने द रिपब्लिक के अंतर्गत संपूर्ण ज्ञान को समृद्ध रूप में प्रस्तुत करके अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। प्लेटो जितना आदर्शवादी हैं, उनके शिष्य अरस्तु उतना ही यथार्थवादी थे। वो प्लेटो पर आरोप भी लगाते हैं कि उन्होंने मानव की प्रकृति की जो कमजोरियां होती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, केवल आदर्श राज्य की स्थापना की है। प्लेटो का जो राजनीतिक चिंतन है, प्राचीन जो दार्शनिक थे उनकी इन मान्यताओं से शुरू होता है कि राज्य की आवश्यकता हमें क्यों होती है। राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है, और सबसे पहला काम क्या होता है, जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति करना, और उसके बाद सज्जीवन को विकसित करना, यानी कि सज्जीवन हमेशा के लिए बना रहे। तो प्लेटो के अनुसार सबसे पहले प्लेटो कहते हैं कि राज्य का उद्यम मानव मात्र की आवश्यकताओं के लिए हुआ है, तो मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, मिलजुल कर रहते हैं, और तभी समाज बनता। लेकिन समस्या तब आती है कि राज्य को सज्जीवन का साधन कैसे बनाया जाए। तो सज्जीवन का साधन कैसे बनाया जाए राज्य को, इसके लिए प्लेटो विचार प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य के व्यवहार के 3 स्रोत होते हैं: इच्छा या तृष्णा, भावना या मनोवेग, ज्ञान और बुद्धि। ये सभी मनुष्य में पाए जाते हैं, लेकिन किसी में किसी की प्रधानता ज़्यादा होती है। इसी आधार पर प्लेटो ने समाज के 3 वर्गों की पहचान की है। इच्छा या तृष्णा की प्रधानता उद्योग व्यापार को तत्पर रहते हैं, जिनमें भावना की प्रमुखता व सैनिक या योद्धा जो ज्ञान से संपन्न है वह दार्शनिक के रूप में। न्याय को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया है, यानी कि न्याय को वो सबसे सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं। प्लेटो ने 4 मूल सद्गुणों का विवरण दिया है, यानी कि इच्छा या तृष्णा के लिए जो सद्गुण है, इच्छा या तृष्णा को वो संयम होना चाहिए, यानी कि इच्छा या तृष्णा के लिए सबसे अच्छा वो सद्गुण क्या है, संयम। भावना या मनोवेग के लिए साहस, ज्ञान के लिए विवेक, और अंतिम शब्द है न्याय, जो कि सर्वोच्च सद्गुण है। यानी कि 4 सद्गुण बताए हैं: संयम, साहस, विवेक और न्याय। संयम इच्छा या तृष्णा को काबू में करने का साधन है, साहस द्वारा भावना या मनोवेग को काबू में किया जाता है, विवेक ज्ञान के लिए, यानी कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास विवेक होना जरूरी है, और जो अंतिम शब्द न्याय है वो सबसे सर्वोच्च सद्गुण है। प्लेटो के अनुसार उद्योग व्यापार में लगे वर्ग को सजीवन प्राप्ति के लिए अपने अंदर संयम विकसित करना चाहिए, सैनिक वर्ग के अंदर साहस होना चाहिए, दार्शनिक और बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर विवेक होना चाहिए। व्यक्ति के संदर्भ, अब न्याय के बारे में प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति के रूप में न्याय क्या है, तृष्णा को साहस का संबल मिल जाए और विवेक से मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, यानी कि तृष्णा इच्छा को साहस का संबल मिल जाए, यानी कि उद्योग व्यापारियों को सैनिक सुरक्षा प्रदान करें और विवेक से उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो। राज्य के संदर्भ में यह
व्यापारियों को क्या करें, सैनिकों से संरक्षण प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो, और दार्शनिक वर्ग उनका मार्गदर्शन करे। इस तरह से वो न्याय के बारे में विचार व्यक्त करते हैं, यानी कि वो अलग अलग व्यक्ति के रूप में और राज्य के रूप में न्याय की अलग अलग संकल्पना देते हैं। व्यक्ति के रूप में न्याय क्या है, तृष्णा, यानी हमें इच्छा पर साहस का संबल मिल जाए, इच्छा को काबू में रखें और साहस पैदा करें और विवेक से अपने कार्यों को करें। और राज्य के संदर्भ में क्या है, उत्पादक वर्ग सैनिक वर्ग से संरक्षण प्राप्त हो और दार्शनिक वर्ग उनका क्या करे, मार्गदर्शन करे। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को रचनापरक मूलक सिद्धांत भी कहा गया है। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को न्याय का रचनापरक मूलक सिद्धांत भी कहा गया है। रचनापरक मूलक मतलब कि वास्तुकार का सिद्धांत, यानी कि वो एक वास्तुकार की उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि न्याय का उपयुक्त कार्य अन्य तीनों सद्गुणों को सही ढंग से समन्वित करना है। यानी कि जिस तरह से जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके प्रत्येक हिस्से को बनाने का कार्य किसी न किसी का होता है, लेकिन एक जो कुशल आर्किटेक्ट होता है वो इनको इस तरह से समन्वित करता है कि वो सभी एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। इसी तरह न्याय भी एक ऐसा सद्गुण है जो अन्य तीनों सद्गुणों को, विवेक को, साहस को और संयम को सही जगह स्थापित करके उन्हें एक आदर्श समाज के ढांचे में ढाल देता है। इस तरह से वो न्याय को सर्वोच्च सद्गुण मानते हैं। तो G.H. सेबाइन लिखते हैं कि प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय है। न्याय की मांग है कि समस्त व्यक्तियों की समस्त अक्षमताओं के सर्वोच्च विकास और सर्वोत्तम प्रयोग का अवसर प्रदान किया जाए। प्लेटो का विचार है कि ज्ञान के आलोक के बिना समाज अंधकार में भटक जाएगा, अतः समाज के कल्याण के लिए उसने दार्शनिक राजाओं का शासन स्थापित करना जरूरी है। इस बारे में वो दृष्टांत देते हैं कि जब हम जूता बनवाने जैसे साधारण काम के लिए कुशल कारीगर ढूंढते हैं तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि जो व्यक्ति बातें बनाकर लोगों के वोट हासिल कर लेता है वह शासन जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संभालने के लिए योग्य होगा। तो वो लोकतंत्र के विरोधी थे, वो आदर्शवादी राज्य के और दार्शनिक आदर्शवादी राज्य में दार्शनिक का शासन हो, इस तरह से वो अपने न्याय के बारे में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि उनका न्याय क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना। प्रत्येक व्यक्ति को हक जैसे कैसे दिलाना कि जिसमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता हो तो वो क्या बनेगा, व्यापारी बनेगा, उद्योग व्यापार करेगा। जिसमें साहस हो वो सैनिक, और जो ज्ञान और विवेक से भरपूर होगा वो क्या बनेगा, शासक, दार्शनिक शासक बनेगा। इस तरह से वो न्याय की परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना, जिसका जो कार्य है वो करे, उससे ही न्याय कहा है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो सिद्धांत है प्लेटो के वो अगली वीडियो में करेंगे।